Hi all, welcome to SR Academy. Today we will start with our first subject, that is polity. इसमें जो मेरा प्राइमरी सोर्स रहेगा वो रहेगा ल्यूसेंट प्लस सम पार्ट ऑफ लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक से शुरू करें तो पहले हमको ये पॉलिटी जो शब्द है इसी का मीनिंग समझना होगा। पॉलिटी जो है वो पोलिस एक ग्रीक वर्ड है, इससे आया है। इस पोलिस का मतलब है सिटी स्टेट, मीन्स सिटी स्टेट मतलब वहाँ की ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती थी। जैसे अपने यहाँ ग्राम सभा होती थी, वहाँ वैसे ही ये पोलिस को बोलते थे। पोलिस मतलब सिटी स्टेट, और इसी पोलिस से ये शब्द आया पॉलिटी। पॉलिटी जो एक शब्द है ये एक सिंगुलर शब्द है, मतलब एक सिंगल पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, मतलब एक स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में। अगर इस पॉलिटी का प्लूरल वर्ड आप देखेंगे तो वो होगा पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आपको पूरे स्टेट की डिटेल्स वगैरह ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स से शब्द बनता है पॉलिटिकल साइंस। विच मीन्स पॉलिटी अब एक स्टडी के रेफरेंस में आ गया। आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसके लिए वर्ड यूज करेंगे पॉलिटिकल साइंस। साइंस जो वर्ड है ये होता है फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स। अब पॉलिटी में है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट्स पॉलिटी में भी हुए। पहले जैसे अपने ही यहाँ पहले ग्राम सभा होती थी ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। ठीक है, और उसके बाद फ्यूडल किंग्स भी आए, मतलब राजा आए या राजा के नीचे राजा आए, जो मतलब इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अब आप ये आगे पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। इन एक्सपेरिमेंट से ही हमारी पॉलिटी टाइम के साथ इवॉल्व हुई है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही समझना इसके लिए ज़रूरी है। अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट अब जो बात आती है कि मतलब इसमें कौन कौन स्कॉलर थे जिनकी वजह से ये पॉलिटिक्स जो है एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड की गई। तो सभी को पता ही है, आपको ये अगर आपने नाम सुना हो तो सोक्रेटिस, ये वन ऑफ द फर्स्ट स्कॉलर्स थे। इनके जो डिसाइपल हुए, डिसाइपल मीन्स अपने यहाँ हिंदी में बोलते हैं ना चेला या शिष्य, ये इनके शिष्य थे प्लूटो। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में कुछ काम किया, पर इनमें जो इनका भी एक डिसाइपल था ना, जो इनका एक और डिसाइपल था, जो शिष्य थे, वो थे एरिस्टोटल। इन्होंने ना बहुत सिग्निफिकेंट काम किया। इनकी एक बुक आती है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इस बुक में है ना इन्होंने एक बात कही है कि जो ह्यूमन है इज अ एनिमल बाय नेचर। ह्यूमन भी नेचर से एनिमल ही है। अगर उसके पास स्टेट है, इफ स्टेट इज प्रेजेंट, तो वो सिविलाइज्ड हो जाएगा, सिविलाइजेशन उसकी बढ़ जाएगी। और अगर उसके पास स्टेट नहीं है, वो आइदर तो ह्यूमैनिटी पे काम करेगा, मतलब उसको दया आएगी, वो गलत काम अपने आप नहीं करेगा क्योंकि उसके प्रिंसिपल्स ही ऐसे होंगे, या वो बिल्कुल ही डिह्यूमन हो जाएगा, ह्यूमैनिटी पे विश्वास करना ही छोड़ देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर स्टेट की प्रेजेंस नहीं है या कोई गवर्नमेंट नहीं है या कोई पुलिस नहीं है तो वो है ना डिह्यूमन हो सकता है, जैसे चोरी करनी शुरू कर देगा या कोई भी गलत काम करने शुरू कर देगा। तो ये इनकी एक
बस एक पॉलिटिकल थॉट था जो कि ज़रूरी था आपको करना। उसके बाद अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं कौटिल्य। कौटिल्य कौटिल्य को आप पॉपुलरली चाणक्य के नाम से भी जानते हो, चाणक्य। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। आपको पता ही है ये मौर्य के टाइम पे हुआ करते थे। अशोक को बहुत हेल्प की थी इन्होंने, अशोका को ग्रैंड इंडिया एम्पायर बनाने के लिए। इनके जो पॉलिटिकल थॉट थे ना, जो अर्थशास्त्र में थे, वो लगभग अरिस्टोटल के ही कंपैरिजन में किए जाते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये या तो अरिस्टोटल को कहीं ना कहीं से पढ़ रहे थे या इनसे ये इंस्पायर्ड थे, ऐसा माना जाता है, पर इसका कोई लेजिटिमेट प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, बस आप इतना ही रखिए। और एक लास्ट में एक बुक और याद कर लेना, प्रिंस। ये एक बुक लिखी थी मच्छीवेली ने, ये इनकी बुक पॉपुलर है, कहीं पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको याद रखना। ठीक है, अभी अपनी कोर पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। बस ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था, ये लूसेंट में दिया हुआ है इसलिए मुझे करवाना पड़ गया। ठीक है, तो अभी आज शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? संविधान। जब जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं ना, तो पहले आपको ना अपनी हिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए। ये तो एक नेसेसिटी है। अगर आपको पता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवोल्व हुआ, तो वो स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। पहले क्या होता था, जो पुराने टाइम होते थे ना, उस टाइम पे है ना सब कुछ राजा रखते थे। राजा के पास हर तरह की पावर होती थी। डिवाइन पावर होती थी, जुडिशियल पावर होती थी। जुडिशियल पावर मतलब कोई भी फैसला वो अपने दम पे ही कर सकते थे, उनको कोई कानून की जरूरत तो थी नहीं उस टाइम पे। अभी कानून की जरूरत आज के दिन है। क्यों है? उसका कारण ये है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज बढ़ रही हैं। दूसरा, आज के दिन है ना, पहले क्या होता था, किंग था, किंग के बाद उसका बेटा आ जाता था, प्रिंस आ जाता था। अब वो प्रिंस भी सेम मेथड्स फॉलो करता था कि उसी के पास जुडिशियल पावर, वही फैसला कर देता था। वो गलत हो सही हो वो मैटर नहीं करता। आज के दिन मैटर क्यों करता है? क्योंकि आप चाहे एग्जाम्पल चाइना का ले लो, चाहे एग्जाम्पल इंडिया का ले लो। इंडिया में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मतलब 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। 5 साल के बाद जब गवर्नमेंट चेंज होगी ना, तो उसको पता तो होना चाहिए क्या इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करनी है। मतलब वो अपनी मन मर्जी से तो सब कुछ कर नहीं सकती, कुछ इंस्ट्रक्शंस उसको दी गई हैं संविधान के द्वारा। संविधान है क्या बेसिकली? ये बस एक सिंपली आप समझ लीजिए, या तो ये बुक की फॉर्म में होगा, या ये बुक की फॉर्म में नहीं होगा तो अनरिटन होगा। अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि कहीं लिखा नहीं हुआ, लिखा हुआ है, परंतु इसको है ना एक डॉक्यूमेंट के तौर पे संजोया नहीं गया। मतलब इसकी जो अलग अलग इसको लिखा गया है, लेकिन इसको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में रखा जाता है, एक बुक में संजोया नहीं जाता। पर हमारे यहाँ एक बुक में इसको संजोया गया है। दैट इज़ वाई उस बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी बुक के बारे में बस हमको पढ़ना है, ये मोस्ट नेसेसरी है ही है। ठीक है, जो पॉलिटिकल फिलोसॉफी है, जो पॉलिटिकल थॉट है, वो मैटर करता है नहीं करता वो एक अलग बात है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कोर जो एग्जाम्स है ना, जैसे एसएससी हो गए या कोई भी स्टेट्स एग्जाम हो गए, या इवन अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तरफ भी जाएं, तो भी इनमें ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन की ही वैल्यू ज़्यादा रहती है। पॉलिटिकल थॉट या एक्सप्रेशंस आपको तब पढ़ने होते हैं जब आप किसी ऑप्शनल को चूज़ कर रहे हो, स्टेट पीसीएस में या किसी यूपीएससी में। तो अभी मैं आपको 2-4 फैक्ट और बता देता हूँ बस। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी जो बुक है, उस बुक का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कोई भी बुक होती है, उस बुक के ये पेजेस हैं। ठीक है, अभी आप बुक खोलोगे ना, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ऐसे उसके ऊपर टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर आप जैसे ही पेज खोलोगे ना, कोई भी एक नॉर्मल बुक खोलते हो ना, तो खोलते ही आपको एक इंडेक्स दिखाई देता है कि इस बुक के अंदर दिया हुआ क्या है।
इंडेक्स। तो सबसे पहले इसी में आपको वही मिलेगा, इंडेक्स। अभी इंडेक्स को है ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में और चैप्टर्स में डिवाइड करके रखा है। पार्ट्स के अंदर चैप्टर्स, चैप्टर्स के अंदर आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स के अंदर भी आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो कि चैप्टर के अंदर भी सेक्शंस बना रखे हैं। सेक्शंस के अंदर दे रखे हैं आपके आर्टिकल्स। ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक को डिफाइन करे उसको आर्टिकल बोलते हैं आप। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल के साथ। जैसे आपने सोचा कि पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट होनी चाहिए। आपको ये पता है कि अपने यहाँ पार्लियामेंट होती है। अब पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट आपको पता ही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा नाम होता है यूनियन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा नाम होता है यूनियन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नाम यूज़ किया गया है। तो यूनियन के लिए एक स्पेशल पार्ट बना के रखा गया है, जो पार्ट नंबर 5 है, उसमें यूनियन एक्सप्लेन्ड है। यूनियन, उस यूनियन के अंदर फिर अलग अलग चैप्टर्स बनाए गए हैं। जैसे जो पहला चैप्टर है वो है प्रेसिडेंट के बारे में, सेकंड चैप्टर है जैसे पार्लियामेंट के बारे में। ऐसे चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। इंडेक्स के अंदर क्या है, पार्ट्स दिए हुए हैं। पार्ट्स में जैसे यूनियन 5 नंबर पार्ट में आपको पता ही है यूनियन है, ये आपको याद रखना है। अभी उसमें कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं जैसे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। चैप्टर्स के अंदर आपको छोटे छोटे सेक्शंस मिलेंगे। जैसे पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ पार्लियामेंट वापस से, ये थोड़ा सा नीचे कट गया था। तो पार्लियामेंट के है ना जैसे 2 सेक्शंस पड़े हुए हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो इनमें अलग अलग पार्ट को एक्सप्लेन किया गया है। तो इनको हम लोग बोलेंगे, जैसे ये तो था आपका पार्ट जिसके अंदर पूरी की पूरी यूनियन दी हुई थी आपको। उस पार्ट के अंदर बनाए गए हैं चैप्टर्स, ये चैप्टर्स हो गई। ठीक है, और चैप्टर्स के अंदर बनाए गए हैं सेक्शंस। जैसे लोकसभा एक सेक्शन है, राज्यसभा एक सेक्शन है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है बस, अभी आपको याद नहीं करने। लोकसभा और राज्यसभा में फिर बनाए गए हैं आर्टिकल्स, कि इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स क्या होंगे। जैसे आर्टिकल नंबर 79 होगा, 80 होगा, 81 होंगे। ये आर्टिकल ऐसे आर्टिकल आपको दिए हुए हैं। हर एक आर्टिकल में कोई भी एक टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसे हमारा संविधान काम करता है। ठीक है, तो अभी ये आपने देख लिया जो संविधान की स्टार्टिंग होती है और संविधान में क्या लिखा हुआ है। परंतु जब संविधान एंड होता है ना, आपने कोई भी बुक देखी होगी ना, तो एंड आप करते हो ना, तो उसके पीछे भी है ना 2 चीज़ें दी होती हैं आपको, आपने देखा हो तो अपेंडिक्स। एंड में कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं जो कि मतलब पर्टिकुलरली आपको ज़्यादा जानकारी दें किताब के बारे में, या जो किताब के अंदर जो दिया हुआ है उसको समराइज करें। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें अपेंडिक्स आपको दी हुई होती हैं। ऐसे ही संविधान के लास्ट में अपेंडिक्स की जगह पे अपेंडिक्स नहीं दिया हुआ, ये याद रखना। मैं बस आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था। यहाँ दिया हुआ है शेड्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं शेड्यूल्स। हर एक शेड्यूल में कुछ ना कुछ लिखा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, शेड्यूल नंबर 1 जो है, शेड्यूल 1 जो है, शेड्यूल नंबर 1 नंबर शेड्यूल में लिखा गया है कि हमारे स्टेट्स कौन कौन से हैं, स्टेट्स, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बस मेरी तरफ से एक एग्जांपल था, ताकि आगे आके आपको मैं बार बार अगर पार्ट बोलूँ या आर्टिकल बोलूँ या स्केड्यूल बोलूँ तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्केड्यूल कहाँ पे लिखे हुए हैं। स्केड्यूल एंड में है, पार्ट आपके स्टार्ट में है, ये चीज़ आपको याद रखना है। पार्ट के अंदर आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं, चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शंस के अंदर आर्टिकल्स दिए हुए हैं। प्लीज़ रिमेंबर दैट। ओके, ठीक है, तो अभी मेरा जो किसी भी लेक्चर को कंटिन्यू रखने का प्लान रहेगा वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किसी भी चैप्टर में जब भी आपको कोई भी एक लेक्चर करवाऊँगा तो मैं क्या प्लानिंग रखूँगा। सॉरी, प्लानिंग मेरी क्या रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मेरा कोई भी लेक्चर आपके पास आएगा तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मैं हर एक लेक्चर के अंदर आपको कोई भी 5 आर्टिकल याद करवाऊंगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि आर्टिकल्स जो है ना आज के दिन ऑन और अराउंड 448 to 449 हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अपना आज भी बदल रहा है, अब ये और भी चाहे जुड़ेंगे, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि कोर आर्टिकल्स हैं, कोर मतलब जो आपको रखने ही होंगे याद,
जैसे प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, पीएम काउंसिल उसके बारे में पता होना चाहिए, स्टेट में लेजिस्लेचर कैसे बनती है वो पता होना चाहिए, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं आपकी, जो डीपीएसपीज हैं वो आपको पता चलेगा आगे ये चीज़ें क्या हैं। तो आप इसके बारे में बेचिंतित रहें, लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में मेरे बारे में क्या लिखा हुआ है, मेरे अधिकार हैं क्या। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपको एग्जाम के बारे में। तो मैं कह रहा हूँ मिनिमम आपको 60 आर्टिकल तो याद करने ही होंगे, मिनिमम 60 आर्टिकल आपको याद करने ही होंगे। और मैक्सिमम अगर आप कर सकते हो ना, अगर आपको सेफ साइड खेलना है किसी भी एग्जाम में, तो ऑन एंड अराउंड यू हैव टू रिमेंबर 100 आर्टिकल्स। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरे 12 लेक्चर्स भी आते हैं ना और मैं 5 आर्टिकल हर एक लेक्चर में करवा गया, तो 60 आपको याद होगी कि नहीं होगी। ठीक है, और अगर यही लेक्चर्स और बढ़ते गए तो ऑन एंड अराउंड 20 लेक्चर में आपके 100 आर्टिकल्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कितना याद कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 60 से लेके 100 आर्टिकल्स तक दैट शुड बी सफिशिएंट। ठीक है, तो आज हम कोई भी 5 आर्टिकल सबसे पहले करेंगे। जितना आपको करना नेसेसरी होगा ना आर्टिकल्स में, आपको सिर्फ उतना ही करना है, क्योंकि एक आर्टिकल के अंदर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और कंटेंट दिया हुआ है। जैसे मैं बात करता हूँ आज सबसे पहले आर्टिकल के, अपने पहला आर्टिकल नंबर 1। अब इतना तो पक्का है, ये आर्टिकल नंबर 1 में अगर बात कर रहा हूँ तो इतना तो सिंपल है कि ये पार्ट 1 में ही दिया गया होगा, जो अपने संविधान का पार्ट 1 है उसके अंदर ही दिया गया होगा। तो पार्ट 1 का मैं आज बता देता हूँ आपको, आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक ये सब अपने पार्ट 1 में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक पार्ट में क्यों दिया, तो कारण ये है कि ये चारों के चारों आर्टिकल जो है ना, ये एक तो यूनियन को डिफाइन करते हैं कि सेंटर क्या होगा, अपना जो इंडिया होगा वो क्या होगा। ठीक है, एंड उसमें कौन कौन से स्टेट्स होंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पार्ट 1 का अगर आप नाम याद रख सकते हो तो ऐसे रखो, यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। आपको ऐसे रिमेंबर करना है, आपका पार्ट 1 जो होगा वो होगा यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। ठीक है, तो इसमें अपने को सिर्फ 4 आर्टिकल करने हैं, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3। अभी मैं आर्टिकल को ART डॉट लगा रहा हूँ, तो ये ऐसे आपको याद रखना है, मैं पूरी तरह से आर्टिकल बार बार नहीं लिखूंगा। आर्टिकल नंबर 4, ये 4 आर्टिकल इसमें करने हैं अपने को सिर्फ पार्ट 1 में। ठीक है, तो अभी आर्टिकल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 1 वैसे तो हर एक आर्टिकल को फर्दर फिर डिवाइड किया गया, जैसे आर्टिकल नंबर 1 का 1 पार्ट, आर्टिकल नंबर 1 का 2 पार्ट, आर्टिकल नंबर 1 का 3 पार्ट, ऐसे दिया हुआ है। लेकिन इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना तो यूपीएससी भी नहीं पूछता यार, टेंशन ना लो आप। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 का 2, आर्टिकल नंबर 1 का 3, सिर्फ आर्टिकल नंबर 1 के हम लोग ये तीनों पार्ट करेंगे, वैसे भी ये नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, बस आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 1 में ऐसा दिया क्या हुआ, जिससे आप वहाँ पे अगर ऐसा कोई आ भी जाता है, आप कोई बड़े लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो आप आराम से इसको एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 में दिया हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है। इंडिया मतलब पहले अपने देश का नाम, दैट इज भारत, तो आपको ये याद रखना है, अपने संविधान में अपने देश के 2 नाम दिए हुए हैं, इंडिया और भारत, ये आपको याद रखना है। इंडिया जो कि भारत है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का एक यूनियन होगा। अब ये यूनियन क्या है, ये मैं आपको फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि यूनियन होता क्या। ठीक है, आप टेंशन ना लें। अभी आर्टिकल नंबर 1, 2 इसमें दिया हुआ है कि जो इंडिया है एंड इट्स टेरिटरीज, जो इंडिया और उसकी टेरिटोरीज हैं, दे आर shall be of states and UTs and other territories। ठीक है,
तो आर्टिकल नंबर 1-2 आपको ये बताता है कि इंडिया और इसकी जो टेरिटोरीज होंगी वो होंगी स्टेट, यूटी और कोई अदर टेरिटोरी अगर एक्वायर कर रखी है तो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी जो स्टेट है आपको पता ही, आपका स्टेट जैसे हरियाणा, गुजरात, जो महाराष्ट्र है, वो सब उन सब से मिलके बना होगा हमारा भारत। और कुछ होंगी यूनियन टेरिटरीज, इसको हिंदी में आप बोलते हो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको पता ही है, दिल्ली, चंडीगढ़, ये आपको पता ही होना चाहिए, बाकी मैं ये भी करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी ये याद रखिए। अदर टेरिटोरीज क्या होगी? अदर टेरिटोरीज वो होगी अगर आपने वॉर में, सक्सेशन में या कैसे भी आपने कोई ट्रीटी करके कोई लैंड अक्वायर कर ली। जैसे आज के दिन मैं बोलता हूँ आपको कि कल को, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, भूटान है, भूटान वो कहे कि हम इंडिया में मर्ज होना चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिकली हमारी जो सरकार है ना, वो उसको किस में ऐड करेगी? शुरू में अदर टेरिटोरीज में। देन वो आर्टिकल नंबर 2 का यूज़ करेंगे और नया उसमें या तो वो स्टेट बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, वो उनकी चॉइस होगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 1-2 में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 1-3 इसमें क्या दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 1-3 में बेसिक दिया हुआ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि जो अपना फर्स्ट शेड्यूल है, उस फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिए होंगे हमारी स्टेट्स की और यूटीज की लिस्ट। जैसे तो यही इसमें दिया हुआ है कि स्टेट्स एंड यूटीज आर डिफाइंड इन फर्स्ट शेड्यूल। तो इन्होंने बता दिया कि हमने, है ना, एक बार आपको संविधान को लास्ट में लेके जाओ, फर्स्ट शेड्यूल को चेक करो, वहां पे उनका नाम लिखा हुआ है, ये बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट शेड्यूल में एक ऐसे शेड्यूल बना हुआ है, ये एक पेज मान लीजिए आप संविधान का, लास्ट में एक पेज है ये, उसमें ऐसे लिखा होगा फर्स्ट शेड्यूल, ऐसे वहाँ पे लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है स्टेट एंड यूटीज लिस्ट। ठीक है, ऐसे उसमें लिखा हुआ है। अभी स्टेट्स की वहाँ पे लिस्ट दी हुई है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, यूपी, ऐसे स्टेट्स की लिस्ट है। देन केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना कि आर्टिकल नंबर 1 में दिया क्या हुआ है। ठीक है, अभी आप बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की। आर्टिकल नंबर 1 अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ 1 सेकंड के लिए, वो भी पॉज दे देता हूँ। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आर्टिकल नंबर 2 की बात करते हैं। कुछ नहीं है आर्टिकल नंबर 2 में। आर्टिकल नंबर 2 बिल्कुल आसान है, यार मार्कर में दिक्कत आ गई। आर्टिकल नंबर 2 में इसमें दिया हुआ है कि जो इंडिया है उसके अंदर अगर आपको नया स्टेट जोड़ना है, नया मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है ना, उनके साथ कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है। अगर आपको बाहर से वॉर में, सक्सेशन में कोई एरिया आपको मिला है, वो आपको स्टेट्स में लेके आना है, यूटीज में लेके आना है, या उसको एक स्पेशल टेरिटोरी भी बनाना है ना, आपको स्पेशल एरिया भी उसको डिक्लेयर करना है, तो भी आप यूज करेंगे किसका? आर्टिकल नंबर 2 का। ठीक है, तो इंडिया, सॉरी मैं इंडिया गलत ही लिख दिया यार, तो ऐसे लिख लो आप, एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एज पर रिक्वायर्ड पॉलिसी, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस। अपने को एग्जैक्ट जो उसमें लिखा हुआ ऐसे तो याद करना नहीं, अपने को सिर्फ इतना पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 2 में दिया क्या हुआ है। तो एडमिशन मतलब नया स्टेट ऐड कर रहे हो आप, इस्टेब्लिशमेंट या नया स्टेट आप बना रहे हो। ठीक है, एज पर रिक्वायर्ड पॉलिसी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप इमेजिन करिए, जैसे मैं बोलता हूँ कल को बलूचिस्तान एरिया है पाकिस्तान का, वो चाहता है कि वो इंडिया में ऐड हो, पर उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो। जैसे वो डिमांड करे कि जैसे जम्मू कश्मीर का एक नया संविधान था, हमारा नया संविधान होगा, हमको ऑटोनॉमी मिले, हमको हमारे ऊपर इतनी जो जड़ें हैं उतनी हमारी बांध के ना रखी जाए, हमको छूट मिले, हमारी अलग से गवर्नमेंट हो, हमारे लिए स्पेशल प्रावधान हो। तो आर्टिकल नंबर 2 का हम लोग यूज़ करके उसको एक नई टेरिटोरी बना सकते हैं, लेकिन उनकी जो कंडीशंस हैं उनको भी सेटिस्फाई हम लोग करेंगे और अलग से स्पेसिफाई करेंगे कि इनकी ये कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 2 हो गया। लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि जो फॉर्मेशन, अल्ट्रेशन
अल्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अभी या तो आप स्टेट को नया स्टेट बना रहे हो, फॉर्म करना मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट से आप नया स्टेट बना रहे हो, जैसे पंजाब से आपने हरियाणा नया बना दिया। ठीक है, अभी आप हरियाणा नया बना रहे थे ना, तो पंजाब से, तो वो हमारे पास क्या था, एग्जिस्टिंग स्टेट, पहले ही वो था। एग्जिस्टिंग स्टेट है तो आर्टिकल नंबर 2 कभी भी यूज नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 2 तभी यूज होगा जब कोई एक्स्ट्रा टेरिटरी आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 तब ऐड होगा जब यूज होगा जब आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ टेरिटरी आप कर रहे हो आपकी एग्जिस्टिंग टेरिटरी में से। ठीक है, तो आपने एक नई टेरिटरी बना दी हरियाणा, पंजाब से आपने इसको अलग कर दिया, तो ये हो गया फॉर्मेशन। ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज, आपने बाउंड्री में कोई चेंज करना है। ठीक है, बाउंड्री में चेंज, अल्ट्रेशन इन बाउंड्री और स्टेट। ठीक है, मतलब आप बाउंड्री में भी चेंज कर सकते हो या पूरे के पूरे स्टेट में भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं कल को कहता हूं ये अपना हरियाणा है, मैं थोड़ा सा मैप में बुरा हूं, आप इमेजिन कर लेना, ये हरियाणा है, यहाँ पे दिल्ली है। कल को सोचिए दिल्ली को एक्सपेंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी यूपी मना कर दे, यूपी बोल दे कि मेरी मैं लैंड नहीं दे सकता, और हरियाणा कह दे कि आप गुड़गांव ले लो, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो यहाँ से गुड़गांव आपको है ना चेंज करके दिल्ली में ऐड करना है, तो आप क्या कर रहे हो, बाउंड्री का अल्टरेशन तो कर रहे हो, बाउंड्री को चेंज कर रहे हो। तो बाउंड्री अगर आपको चेंज करनी है ना, तो आप आर्टिकल नंबर 3 का यूज़ करोगे। ठीक है, अभी जो अपना लास्ट आर्टिकल है इसके अंदर पार्ट नंबर 1 के अंदर वो और बता देता हूँ आपको। पार्ट नंबर 4 है ना, आप ऐसे समझ लो, अगर आपको इसको ट्रिक से याद करना है तो ये जो है ना ये पिता है आर्टिकल 2 और 3 के, 2 एंड 3। मतलब ये आर्टिकल नंबर 4 जो है ना ये बात ही करता है सिर्फ आर्टिकल 2 और 3 की, और ये क्या कहता है कि अगर आप आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में कोई चेंज करना चाहते हो या इनको यूज करना चाहते हो तो आपको संविधान में संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, फॉर आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 देयर इज नो नीड टू चेंज, सॉरी चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, नो नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब आपको आर्टिकल नंबर 2 को और 3 को यूज करना है तो आपको आर्टिकल 2 और 3 को यूज करने के लिए किसी भी संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं होगी। मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत, आपको संविधान में संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी या संविधान में कोई बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अभी यहीं से आज आपको मैं सिर्फ एक 5वें आर्टिकल का हिंट दे रहा हूँ, उसको आज डिटेल्स में नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आर्टिकल है। वो है आपका आर्टिकल नंबर 368। इसी आर्टिकल की वजह से यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओनली दिस आर्टिकल की वजह से ही आप संविधान को बदलाव कर सकते हो। संविधान में अगर आपको कोई चेंज लेके आना है, कल को गवर्नमेंट कुछ भी चाहती है बदलाव करना, तो वो इसी आर्टिकल का यूज़ करेगी, ये आपको याद रखना है। तो यही आज आपके 5 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 368 के ऊपर मैं आज ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसको हम लोग टाइम के साथ करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ये अपने 5 आर्टिकल्स हैं, इनको नोट कर लो। हाँ जी, कर लिया नोट आपने? ठीक है, तो अभी आज अपनी पॉलिटी की क्लास का पहला ही दिन है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस आउट लेना नहीं है, आज मैं आपको सिर्फ यही करवा रहा हूँ, आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा था कि अगर आपको संविधान को अच्छी तरह से समझना है ना तो आपको उसका इतिहास का पता होना चाहिए, वो क्रिएट कैसे हुआ वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे, शुरुआत करेंगे उसकी 2 या 3 क्लासेस उसकी हिस्ट्री में ही जाएंगी क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप कहीं स्ट्रेस मत लेना, आप ये 5 आर्टिकल्स इस क्लास में कर लो। ठीक है, थैंक यू, बाय।